हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग एक और फोर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। देखो, हम फिलहाल जो कॉमन फोर्सेस है मैकेनिक्स में उसकी बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कई फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने वेट के बारे में डिस्कस किया, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की, और एक और फोर्स बच जाएगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे वेट को छोड़ के बाकी जितने भी फोर्सेस हैं, मैंने आपको बताया था कि ये कांटेक्ट फोर्सेस है। ठीक है, बॉडी जब कांटेक्ट में होगा तो ही ये फोर्स लगेगा। तो एक और कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, स्प्रिंग फोर्स। राइट, ये फोर्स तब आता है जब आप किसी स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच कर दो या फिर उसको दबा के कॉम्प्रेस कर दो। कॉम्प्रेशन में और या फिर स्ट्रेच करने पर, एलोंगेट करने पर ये स्प्रिंग फोर्स आता है। देखो, जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो होता क्या है कि आप बाहर से इस स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे हो, और इस फोर्स को लगाकर बाहर से, ये अप्लाइड फोर्स है जो आपने लगाया है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो स्प्रिंग क्या करती है, वापस आने की कोशिश करती है, और वापस आने के लिए वो भी एक फोर्स लगाती है। एंड दैट फोर्स, ये जो फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, वो वापस अपने जगह पे आने की कोशिश करती है, और वापस अपने जगह पे आने के लिए यहाँ पे वो फिर से फोर्स लगाती है। तो अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर फोर्स से खींचोगे तो वो वापस आने के लिए आपको भी वापस खींचेगी, और इस फोर्स को, जिस फोर्स से वापस खुद को लाने की कोशिश करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, और इसी को हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स स्प्रिंग लगाती है, जब उसको आप स्ट्रेच कर दो या फिर कॉम्प्रेस कर दो, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। इसी तरीके से अगर आपने सपोज करो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया, तो कॉम्प्रेस करने के बाद आपने फोर्स कहाँ लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो अब स्प्रिंग क्या करेगी, वापस अपनी जगह पे जाने के लिए अब आप पर ऐसे फोर्स लगाएगी, इस तरह से बाहर की ओर फोर्स लगाकर वो फिर से वापस अपने पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। तो ये अगेन आपका स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसीलिए कि वो खुद को वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में, पोजीशन में रीस्टोर कर लेना चाहती है। ठीक है, ये ध्यान रहे कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो बाहर से उसको स्ट्रेच करने के लिए, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स स्प्रिंग भी लगाती है वापस आने के लिए। ठीक है, अब वो वापस क्यों नहीं आ रही है इस पोजीशन पे, क्योंकि आपने भी, जैसे कि ये पॉइंट है स्प्रिंग का, इस पर स्प्रिंग अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, राइट, और आप भी उतना ही फोर्स बाहर की ओर लगा रहे हो। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं तो कैंसल आउट हो जाते हैं, और इस वजह से स्प्रिंग का ये पॉइंट या ये पूरा का पूरा स्प्रिंग आपका इसी पोजीशन पे रुका हुआ है। अगर आपने इस पोजीशन से अपना फोर्स हटा लिया, स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो फिर स्प्रिंग का जो ये रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा, ये उसको वापस पीछे की ओर ले जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया, अगर आप स्प्रिंग को छोड़ दो तो क्या होगा, स्प्रिंग फिर से इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपने पोजीशन पे जाने लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है, इसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। देखो, ये रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग में भी होता है, रस्सी में भी होता है। अगर सपोज करो मैं रस्सी को कहीं बांध दूँ, तो ये फिलहाल लूज है, अगर इस रस्सी को कोई पकड़कर खींचता है, ठीक है, तो रस्सी भी जो है ना, इसमें अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, खींचने नहीं देती है, खुद को वापस लाने की कोशिश करती है। हालांकि इसमें एक्सटेंशन नहीं होता है, लेकिन रस्सी टाइट जरूर हो जाती है, तो इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। और एक्चुअली में इसी रीस्टोरिंग फोर्स को, रस्सी के, स्ट्रिंग के रीस्टोरिंग फोर्स को टेंशन बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो हमने जो टेंशन की पढ़ाई की थी वो एक्चुअली में रीस्टोरिंग फोर्स ही था स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग के केस में इस रीस्टोरिंग फोर्स को हम टेंशन बोल देते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और यहां पे स्प्रिंग के केस में इसको स्प्रिंग फोर्स बोल दिया जाता है। अब देखो, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोजीशन है, ये इसका रिलैक्स्ड स्टेट है, स्प्रिंग का रिलैक्स स्टेट है। मतलब इस स्टेट में ना तो आपने इसको स्ट्रेच किया है, ना ही इसको आपने कंप्रेस किया है, ये अपने रिलैक्स पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन पे ये किसी को कोई फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स तब लगेगा जब आप उसको कंप्रेस करोगे या फिर एलोंगेट करोगे। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये आपका जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोला जाता है आपका मीन पोजीशन, या तो मीन पोजीशन बोलो, इसको हटा देता हूं, या फिर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है। मतलब इस पोजीशन में अगर स्प्रिंग है तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट में है। इससे बाहर अगर खींचोगे तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इसमें एलोंगेशन हुआ है, मतलब स्प्रिंग एलोंगेट हो चुका है। तो अगर बाहर की ओर खींचोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। अंदर की ओर दबाओगे स्प्रिंग को तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर लगेगा। और ध्यान से देखना कि हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो इस मिनिमम पोजीशन के ओर ही लग रहा है। बाहर खींच रहे हो तब भी आपका ये स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, मेन पोजीशन की ओर लग रहा है। अगर आप इसको अंदर दबा रहे हो तो भी ये रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स मेन पोजीशन की ओर लग रहा है। तो ये फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की ओर लगता है और स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल स्टेट में ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब जैसे कि ये मेन पोजीशन है तो मेन पोजीशन से ये इतना डिस्टेंस आगे जा चुका है, देख रहे हो यहाँ तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोंगेशन। इसमें इतना एलोंगेशन, ये जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट एलोंगेशन, इतना एलोंगेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है, इतना आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है। जैसे अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर आपने बाहर स्ट्रेच किया इसको, तो मैं बोलूँगा कि स्प्रिंग में 3 सेंटीमीटर का एलोंगेशन हुआ है, आपने उसको 3 सेंटीमीटर बाहर की ओर स्ट्रेच कर दिया। वहीं अगर सपोज करो आप इसको अंदर दबा देते हो तो देखो ये एक्चुअल में पहले स्प्रिंग यहाँ पे था, स्प्रिंग का ये पॉइंट अब यहाँ आ चुका है। इस केस में जो ये डिस्टेंस है x, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तो स्प्रिंग को आपने इतना कॉम्प्रेस किया है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। और इन शॉर्ट देखा जाए तो ये स्प्रिंग का जो लास्ट वाला पॉइंट है ये, या फिर ये, दिस x इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ही दिखा रहा है ना x। यहां पे भी देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है स्प्रिंग का, इसका मेन पोजीशन से अंदर की ओर इतना x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक्सटेंशन बोलो, एलोंगेशन बोलो, या फिर यहाँ पे इसको कॉम्प्रेशन बोलो। x बेसिकली कितना स्ट्रेच या कितना आपने अंदर उसको कॉम्प्रेस किया है, ये वो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस या फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट x है, ये याद रखना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। आप स्प्रिंग को खींच के ट्राई कर सकते हो। अगर स्प्रिंग को तुम थोड़ा सा खींचोगे तो तुमको वो रिस्टोरिंग फोर्स देखो फील होता है, तुमको ऐसा लगता है कि हाँ स्प्रिंग पकड़ के वापस मुझे ले जा रहा है। और ये जितना ज़्यादा खींचोगे स्प्रिंग को, ये रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा तुमको फील होगा, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होने लगता है हाथ को। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे इसको, उतना ही ज़्यादा वापस स्प्रिंग आपको खींचेगी, राइट। और जितना अंदर आप उसको दबाओगे उतना ही जोर से वो आपको धक्का मारने की कोशिश करती है, या उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स आपको बाहर की ओर लगता है। सो दिस स्प्रिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आपका जो ये स्प्रिंग फोर्स है वो कितना एलोंगेशन किया है या कितना कॉम्प्रेशन किया है, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा x, मतलब ये मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर आप ले जाओगे इसको, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे या जितना ज़्यादा अंदर की ओर कॉम्प्रेस करोगे, उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो फोर्स होता है वो हमेशा आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर सपोज करो मेन पोजीशन से आप बाहर की ओर स्प्रिंग को ले जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ हुआ, बाहर की ओर हुआ, है ना। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप उसको बाहर ले जा रहे हो। रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। समझ में आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखो, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर है, x अंदर की ओर है, तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स या फिर ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो बाहर की ओर लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, ये आपका स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे मैं एक माइनस साइन डाल देता हूँ। माइनस साइन आपको ये दिखाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ये ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट जो आप कर रहे हो स्प्रिंग का जिस डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, और ये आपका स्प्रिंग फोर्स है, वो फोर्स जिससे स्प्रिंग वापस आने की कोशिश कर रहा है, और वो फोर्स
आपको भी लगा रहा है वो, ठीक है। तो आप अगर आप उसको बाहर खींचोगे तो आप पे वो अंदर फोर्स लगाएगा, आप उसको अगर अंदर धकेलोगे तो स्प्रिंग आपको बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। क्लियर है, दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। ना यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लो कांस्टेंट k है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। और ये जो k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको कई बार हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया। अच्छा, अगर सपोज करो यहाँ पे इस इक्वेशन को लेकर अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वो ग्राफ कैसा होगा? द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वेशन देखो यहाँ पे कैसा है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ये x और ये माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन कैसे बन रहा है, फोर्स आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, तो y इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इंटू ये x एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, आप प्लॉट कर रहे हो, तो y इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये किस फॉर्म का ग्राफ है? y इज इक्वल टू एम एक्स, इस फॉर्म का, राइट। और y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब क्या? इट्स अ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि इसका जो स्लोप है, सी माइनस के इज नथिंग बट स्लोप ऑफ, माइनस के किसकी जगह पे आ रहा है? m के जगह पे आ रहा है, और m क्या है? स्लोप है। तो इसका मतलब स्लोप m जो है इसका वो माइनस के है, विच इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये आपका ग्राफ है ऐसे, ठीक है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये इस तरह से स्लैंट है, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ओके। और इसका स्लोप का वैल्यू क्या है? माइनस के। तो आपका जो के कांस्टेंट है ना, जिसको आपने स्प्रिंग कांस्टेंट बोला, फोर्स कांस्टेंट बोला, वही एक्चुअली में स्लोप का वैल्यू। इसका अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको के का वैल्यू दे देगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे, कि आप कैसा स्प्रिंग यूज़ कर रहे हो, कौन से मटेरियल का स्प्रिंग यूज़ कर रहे हो, उस पे आपको के का वैल्यू आपका डिपेंड करेगा। स्प्रिंग कैसा बनाया गया है, तो ये स्प्रिंग कैसा है इस पर डिपेंड करेगा आपका के का वैल्यू। अलग अलग स्प्रिंग के लिए आपका के का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये अगेन एक नया फोर्स था आपका, स्प्रिंग फोर्स। एक काम करते हैं, दो एग्जाम्पल देता हूं जिसमें स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व होगा और आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक वॉल है, इस वॉल से एक स्प्रिंग अटैच किया है हमने, और स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच किया, और इस ब्लॉक को कोई तो यहाँ पे बंदा दबा रहा है, यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा है इस पर अंदर की ओर। लेट्स से कि फोर्स F लगा रहा है इस पर, ठीक है। और ये जिस फ्लोर पे रखा हुआ है, उस फ्लोर और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक स्मूथ फ्लोर है, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? और ये बेसिकली दबा के उसको रखा हुआ है, मतलब दबा के छोड़ दिया है, दबा के रखा हुआ है ऐसे इस तरीके से, और उसने अभी तक इसको छोड़ा नहीं है, इस तरह से पुश करके वहीं पे इस तरह से रखा है उसने। तो इसका मतलब आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, उसने दबा के उसको रेस्ट पे रखा हुआ है। तो ऐसे केस में इसका क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा? तो पहली चीज़ तो ये कि जब उसको दबाएगा ये, तो दबाने की वजह से होगा क्या, ये स्प्रिंग अंदर की ओर कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये अंदर की ओर इस तरह से चला जाएगा और कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले स्प्रिंग यहाँ पे था, मतलब ब्लॉक आपका यहाँ पे था, अब क्योंकि इसको अंदर की ओर दबाया गया है फोर्स लगाकर, तो ये फोर्स
ऐसे, जो हाथ बाहर से लग रहा है ये फोर्स यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब क्योंकि स्प्रिंग को अंदर की ओर दबाया है तो स्प्रिंग अपना स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर लगाएगी, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, -k/x, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लोर पे रखा है, किसी फ्लोर पे रखा है, तो इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो देखो इसमें कौन से फोर्सेस आते हैं। एक तो आपका फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो हाथ लगा के उसको दबा रहा है, दिस फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में उसको बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग को आपने अंदर की ओर कॉम्प्रेस किया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू k/x, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन यहाँ पे हटा दिया है कि इतना वैल्यू स्प्रिंग फोर्स का अंदर की ओर होगा, सॉरी बाहर की ओर होगा, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। दूसरी बात, इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, सो वेट mg यहाँ पे होगा। इस वेट के वजह से ये फ्लोर को दबाएगा तो फ्लोर उसको ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये 4 फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर, और जो फोर्स यहाँ पे हाथ अप्लाई कर रहा है। ये सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है। ब्लॉक रेस्ट पे, इसका मतलब दिस F इज इक्वल टू kx, ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, और नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ, इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, जैसे ये जो आपका मास है उसको आप यहाँ पे बॉडी है, बॉडी को एक पॉइंट मान के चलो, पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम में किसी बॉडी को आप पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब उस पर देखो, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे की ओर वेट mg लग रहा है, ठीक है, और बाहर के डायरेक्शन में kx लग रहा है। तो आप kx ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है ना, और अंदर की ओर फोर्स F लग रहा है तो फोर्स F ऐसे बना दो आप, एक ही बात हो गई। तो इस तरह से भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपका एक स्प्रिंग के साथ कोई ब्लॉक नीचे लटक रहा है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो आपका स्प्रिंग अटैच किया है, और इस स्प्रिंग में आपने एक मास, मान लो इसका मास m है, ऐसा एक वेट, एक ब्लॉक यहाँ पे लटका दिया और लटका के छोड़ दिया। अगर आप लटका के छोड़ दोगे और वो नीचे आएगा, उसको पकड़ के आप रेस्ट पे ले आओ, ठीक है। तो जैसे ही पकड़ के धीरे 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 नीचे आएगा, और उसके बाद फिर जब वो रेस्ट पे आ जाए उसको छोड़ दो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बताओ, ब्लॉक अपने वेट के वजह से नीचे आया था, और ये स्प्रिंग को उसने नीचे एक्सटेंड कर दिया, एलोंगेट कर दिया, तो अब स्प्रिंग भी उस पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। तो एक्चुअली में जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, बॉडी नीचे लटक के रेस्ट पे आएगा, तो ऐसे केस में ये स्ट्रेच हो चुका होगा, ठीक है। ये रहा आपका कंडीशन बॉल का। अब देखो, क्योंकि ये नीचे की ओर स्ट्रेच किया गया है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग अब इस पर ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, एंड दैट इज kx। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या है, kx। और नीचे की ओर इसका वेट तो लगी रहा है mg। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम में इसके 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो वेट mg नीचे डायरेक्शन में, और ऊपर kx ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि स्प्रिंग फोर्स है। और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे क्योंकि ये बॉडी अभी रेस्ट पे है। सो योर mg विल बी इक्वल टू kx इन दिस केस। x क्या है, x वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है जितना वो एक्सटेंड हुआ है, मतलब यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इतना x है, इतना इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ है, या फिर इतना वो स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्री बॉडी डायग्राम स्प्रिंग से रिलेटेड या फिर स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड बन सकता है। होपफुली ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।